हेलो फ्रेंड, बिहार पीएससी सेंटर में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, सिंधु सभ्यता थे और इसमें 3 क्लास हो चुका है। पहले आज चौथा क्लास से पूरा बेसिक से करवाया जा रहा है, चैप्टर वाइज। तो चलिए, आज का जो क्लास है वो है माप और तौल, यानी कि सिंधु सभ्यता में लोग किस चीज़ का प्रयोग करते थे अपनी वस्तुओं को तौलने नापने के लिए। तो उसी पे आज हम चर्चा करते हैं विस्तार से। सैंधववासी जो थे वो माप तौल की इकाई से परिचित थे, यानी कि उसे पता था। नाप के लिए पैमाने का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो के सीप का बना हुआ पैमाना होता था, सीप का बना हुआ पैमाना होता था। हड़प्पा से तांबे का पैमाना और लोथल से हाथी दांत का पैमाना और कालीबंगा से मिट्टी का बना हुआ पैमाना प्राप्त हुआ है। इसी से पुरातत्वविद जो हैं वो अनुमान लगाते हैं कि वे लोग माप तौल से परिचित थे। सिंधु सभ्यता के पुरास्थलों से बड़ी संख्या में बाट जो है प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता में माप तौल का मानक रूप मिलता है। बाट जो है वो पत्थर से बना हुआ होता था और बाट जो है जिससे मतलब तौलते थे, जिसको आज बटखारा बोलते हैं, तो उसी को बाट कहा जाता था। तो बाट कई आकार प्रकार के मिलते हैं, लेकिन घनाकार बाट सर्वाधिक लोकप्रिय हैं। आपसे पूछा जाएगा कि सिंधु सभ्यता में जो बाट मिला है वो सर्वाधिक किस आकार का प्रचलित है, तो घनाकार बाट जो है सर्वाधिक लोकप्रिय थे उस समय में। चलते हैं नेक्स्ट। बड़े बाट जो हैं 16 के गुणन में लिखते थे, मिले हुए हैं इस प्रकार का, जबकि छोटे बाट जो है दून प्रणाली यानी कि दुगना पर आधारित थे। नेक्स्ट है सैंधव कला, यानी कि सिंधु सभ्यता में कला का मतलब कि उस समय जो है मूर्तियाँ किस प्रकार की थी, घड़े किस प्रकार की थी, मुद्राएं किस प्रकार की थी, कला के अंतर्गत चित्र किस प्रकार का था। तो कला के अंतर्गत ये सब चीज़ें आ जाती है। तो सिंधु सभ्यता में कला का जो है अत्यधिक विकास हुआ था। पहले हम बात करते हैं मुद्रा पे। सैंधव पुरास्थलों के उत्खनन से अभी तक 2500 से अधिक मुद्राएं प्राप्त हो चुकी है, यानी कि सिंधु सभ्यता के जो उत्खनन हुआ था वो अभी तक 2500 से अधिक जो है मुद्राएं प्राप्त हो चुकी है। ये मुद्राएं जो है विभिन्न प्रकार के पत्थर, काचली मिट्टी और मिट्टी एवं तांबे की बनी हुई है। इसमें जो है सर्वाधिक मुद्राएं शेर खली एक पत्थर है उसका मिला है। सर्वाधिक मुद्रा क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स एग्जाम में कि सर्वाधिक मुद्राएं जो है सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का पाया गया था, तो सील खरी हो जाएगा। सील खरी पत्थर की बनी मुद्राएं थी। तांबे की मुद्राएं अल्प मात्रा में लोथल एवं लोथल कहाँ पड़ता है, तो लोथल जो है फ्रेंड्स गुजरात में पड़ता है और देसलपुर से मिला है। तांबे की जो सर्वाधिक मुद्राएं मिली है अल्प मात्रा फ्रेंड्स लोथल और देसलपुर से मिला है। ये सब फ्रेंड्स क्वेश्चन ही है। क्वेश्चन इसी प्रकार से अब एग्जाम में देखते होंगे कि सब्जेक्टिव बेस्ड होता है, यानी बड़े बड़े ऑप्शन दे दिया जाता है
कि सिंधु सभ्यता में किस प्रकार की मुद्राएं प्रचलित थी, मिट्टी का या फिर सेल खरी का। इस प्रकार से क्वेश्चन फ्रेंड्स अब पहले जैसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है आसान, तो आप लोगों के लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो मुद्राएं जो हैं वो वर्गाकार, आयताकार, गोल एवं बेलनाकार बनाई जाती थी, यानी कि 4 आकार के थे, वर्गाकार थे, आयताकार थे, गोल भी थे और बेलनाकार भी थे। और इसमें सबसे लोकप्रिय जो थे वो वर्गाकार मुद्राएं थे। चलते हैं नेक्स्ट, जो सेल खरी से बनी थी। लोकप्रिय वर्गाकार मुद्राएं जो हैं वो 2.8 सेंटीमीटर के वर्ग में बनी थी, लोथल से बटन जैसी गोल। नीचे हम चलते हैं, बटन जैसी गोल मुद्रा मिली है जो फारस की खाड़ी में लोकप्रिय थी। सैंधव वासियों की कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन जो है उनकी मुद्राओं के चित्रांकन में मिलता है, और सैंधव मुद्राओं पर पशुओं का चित्रांकन अत्यंत सुंदर है। चित्रांकनों में कुंवर वाला बैल और बाघ, गैंडा, भैंसा के चित्र जो है बहुत ही सुंदर एवं यथार्थ यानी असली दिखाई पड़ते हैं। मुद्राओं में जो सबसे सुंदर उदाहरण है फ्रेंड्स वो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त त्रिमुखी देवता की मुद्रा। गुड़िया और मनका, क्या थे गुड़िया और मनका? तो सैंधव सभ्यता में विभिन्न स्थलों से हजारों की संख्या में मनके मिले हैं। मनके का निर्माण विभिन्न प्रकार के पत्थर, धातु, मिट्टी, काचली मिट्टी, सीप एवं हाथी दांत से किया जाता था। चनहुद्रो एवं लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना भी मिला है। ये क्वेश्चन एग्जाम में बन चुका है फ्रेंड्स, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। चनहुद्रो एवं लोथल से गुड़िया मनका बनाने का कारखाना मिला है, या फिर मनका बनाने का कारखाना मिला है, इस प्रकार से। तो राइट आंसर हो जाएगा चनहुद्रो। सेल खरी पत्थर के बने मनके जो हैं सर्वाधिक प्राप्त हुए हैं, और मनके कई आकार के बनते थे, लेकिन बेलनाकार मनके जो हैं वो सर्वाधिक प्रचलित थे। रेखांकित मनके सिंधु सभ्यता के साथ साथ मेसोपोटामिया एवं मिस्र से मिले हैं। हड़प्पा से एक हृदय आकार का मनका मिला है। तो हड़प्पा से एक हृदय आकार का मनका मिला है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मनके में 3 बंदरों का चित्र अंकित है। 3 बंदरों का जो चित्र बना हुआ है, इस प्रकार का जो मनका मिला है वो मोहनजोदड़ो से मिला है, और हृदय आकार का जो मनका है वो हड़प्पा से मिला है। आप इसे ट्रिक के माध्यम से आप याद कर सकते हैं। यहाँ भी हो है, यानी हड़प्पा में भी और हृदय आकार में भी हो है, तो इस प्रकार से रिलेट करके आप याद कर सकते हैं कि कौन सी कहाँ मिली है। नेक्स्ट मृदभांड पे चलते हैं। मृदभांड जो है घैला को कहा जाता था फ्रेंड्स, और भी मृदभांड के अंतर्गत बड़े बड़े जो बर्तन होते थे मिट्टी के वो भी आ जाते हैं। तो सैंधव स्थलों से प्राप्त अधिकांश जो मृदभांड चौक निर्मित है, और चौक का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। चौक जो है फ्रेंड्स, जो आजकल कुम्हार के यहाँ आप देखते होंगे गोल सा रहता है, और उसे एक यहाँ पे लाठी होता है, और इसी से इस प्रकार चलाया जाता है उसी को।
तो सैंधव स्थल से जो प्राप्त हैं मृदभांड वो चाक निर्मित है और चाक का जो है साँच नहीं मिलता है। मृदभांड का निर्माण नदियों की मिट्टी से किया गया है और मृदभांडों पर सर्वप्रथम लाल रंग का लेप जो है लगाया जाता था, तब उसके ऊपर काले रंग का चित्रण किया जाता था। यानी कि घड़ा जो है फ्रेंड्स, मिट्टी जब पक जाती है तो वो लाल हो जाता है, तो उस पर और भी लाल कलर चढ़ा दिया जाता था। उसके बाद काले कलर से उस पर चित्र बनाए जाते थे। मृदभांडों पर वनस्पतियाँ, जीव जंतु, कुछ मानव आकृतियाँ को भी रेखा चित्र का अंकन किया जाता था। मोहनजोदड़ो एवं चनहुदरो के मृदभांड पर मोहनजोदड़ो और चनहुदरो के मृदभांड पर मानव आकृति का अभाव है। ये एक्सेप्शन है, अपवाद है। मोहनजोदड़ो और चनहुदरो, अंतिम में दोनों में रो लगा हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इससे भी याद कर सकते हैं। तो इस पर जो है मानव आकृति नहीं बना हुआ है। आप अगर पीटी का एग्ज़ाम कर रहे हैं उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि फ्रेंड्स मेंस में ये सब लिखने के लिए आता है। अगर आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, जहाँ भी हिस्ट्री पूछा जाता हो वो उसके लिए उपयोगी क्लास है, इसीलिए आप इस क्लास को सभी लोग देख सकते हैं। यहाँ से पढ़ने के बाद फ्रेंड्स क्वेश्चन जो है आपका एग्ज़ाम में छूटने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें सारे पॉइंट को कवर किया जा रहा है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड पर मछुआरे का चित्र अंकित है। हड़प्पा से प्राप्त एक मृदभांड है जिस पर कि मछुआरे का चित्र अंकित है। लोथल से प्राप्त एक मृदभांड पर एक चिड़िया जो है अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी हुई है, वो लोथल से मिला है। और हड़प्पा से जो मिला है वो मछुआरे का चित्र अंकित है। और नीचे जो है फ्रेंड्स एक लोमड़ी खड़ी है। आप इस वाली जो ये वाली बात है, चिड़िया जो है अपने मुख में मछली दबाए हुए पेड़ पर बैठी है और नीचे पेड़ के नीचे एक लोमड़ी। तो ये कहानी जो है आप अभी भी पढ़ते होंगे बुक में, दूसरा तीसरा वाली बुक में, तो यहीं से प्रेरित हो सकता है। इस चित्रांकन से हमें पंचतंत्र की कहानी चालाक लोमड़ी का जो है आभास मिलता है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मृदभांड पर नाव का भी चित्रण है फ्रेंड्स। नाव का चित्रण मिलता है। प्रमुख मृदभांड में मटके नाद, हत्थेदार ढक्कन, कटोरे, साधारण तस्करियाँ, कई खाने वाले बर्तन जो है, बड़ी बड़ी थालियाँ, जामदानी, छिद्रित पात्र, यानी कि इत्यादि जो है फ्रेंड्स मिट्टी का ही उस समय बर्तन था, तो ये सब जो है बनाया जाता था। अब हम चलते हैं मूर्ति कला पे, यानी कि सिंधु सभ्यता में किस टाइप का मूर्ति बनाया गया था और किस चीज़ों से बनाया गया था और कहाँ, यानी किस दीवार में बनाया गया था या फिर कुछ और ढाल के बनाया गया था। तो ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट जानकारी हो जाती है। तो मूर्तिकला जो है सैंधव मूर्तिकला को 3 भागों में वर्गीकृत किया जाता है। पहला जो हो जाएगा वो हो जाएगा धातु की मूर्ति, यानी कि उस समय में धातु का मूर्ति बनाया जाता था। सैंधव स्थलों से तांबे एवं कांसे की बनी मूर्तियां प्राप्त हुई है।
धातु निर्मित मूर्तियों में सबसे सुंदर जो है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांच से निर्मित 14 सेंटीमीटर ऊंची, ये पॉइंट कई बार फ्रेंड 10 और 11 बार, वो भी हर एग्जाम में। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांच से निर्मित 14 सेंटीमीटर की ऊंची जो है नर्तकी की मूर्ति मिली है। कहाँ से मिली है? तो मोहनजोदड़ो से। यह दरबी मोम विधि से, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स। पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता में जो मूर्तियाँ बनाई गई थी उसके बारे में सत्य कथन को चुने। तो यही सब पॉइंट वहाँ पे लिखा जाता है फ्रेंड्स। अगर आप बेसिक से पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चन बनाने के द्रवीकृत मोम विधि से सांचे में ढाल कर जो है बनाई गई है। मोहनजोदड़ो से तांबे एवं कांसे के बने बैल एवं भैंसे की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। और ये भी जो है फ्रेंड्स मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है, बैल एवं भैंसे की मूर्तियां। और लोथल से तांबे की बनी बत्तख, कबूतर, खरगोश आदि की मूर्तियां प्राप्त हुई है। तो लोथल से 3 मूर्तियां प्राप्त हुई है, बत्तख, कबूतर और खरगोश की। सिंधु सभ्यता काल में फ्रेंड्स 3 प्रकार की मूर्तियां हमने बताया था ऊपर। एक हो गया धातु की मूर्तियां जो हमने अभी आपको बताया। दूसरा हो जाएगा प्रस्तर की मूर्तियां, यानी कि पत्थर से जो बनाए जाते थे उसे प्रस्तर कहा जाता है। सैंधववासी मूर्तियों के निर्माण में विभिन्न प्रकार के पत्थरों जैसे कि अल्बास्टर, सेलखरी, सलेटी, चूना पत्थर एवं लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग करते थे। मोहनजोदड़ो से कुल टोटल 12 जो है प्रस्तर की मूर्तियां मिली है, जिनमें से सबसे सुंदर जो है वो सेलखरी पत्थर की बनी एक पुरुष मूर्ति है जो कि 3 पतिया साल ओढ़े हुए हैं। ये बहुत ही लोकप्रिय मूर्ति है और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि इस प्रकार की जो मूर्ति है कहाँ से मिला है। तो पुरुष मूर्ति है और ये पत्थर का है और 3 पतिया अलंकरण से युक्त साल ओढ़े हुए हैं। यह केवल मतलब इसका जो है आधा भाग ही है, वक्ष स्थल तक ही है। और मोहनजोदड़ो से पत्थर निर्मित एक योगी मूर्ति भी प्राप्त हुई है और हड़प्पा से प्रस्तर निर्मित 2 मूर्तियां प्राप्त हुई है। यानी कि तांबे और कांसे की बात करें तो मोहनजोदड़ो से नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है और पत्थर की बात करें तो 2, एक योगी और एक जो मूर्तियां हैं वो पुरुष मूर्ति हैं। 2 मूर्तियां पत्थर की मिली हैं और एक धातु की मिली है। चलते हैं नेक्स्ट, तीसरा जो भाग हो जाएगा वो हो जाएगा मृण मूर्तियाँ, यानी कि जो मिट्टी का बना होता है उसे ही मृण मूर्तियाँ। सैंधव स्थलों से सर्वाधिक संख्या में मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई है। ज़्यादातर मृण मूर्तियाँ जो है वो हस्त निर्मित यानी कि हाथों से बनाया जाता था। कुछ मुखौटे हैं जो कि सांचे में ढालकर बनाए गए हैं। मानव मृण मूर्तियाँ जो है वो पुरुष की तुलना में नारी मृण मूर्तियाँ जो है अधिक मिली है। मानव मृण मूर्तियों में पुरुष की तुलना में नारी की जो मृण मूर्तियाँ हैं वो अधिक मिला है। ज़्यादातर जो नारी मृण मूर्तियाँ मिली है वो स्कर्टनुमा वस्त्र पहने हुए हैं और हड़प्पा से प्राप्त एक नारी मृण मूर्ति को 3 पाँव वाली कुर्सी पे बैठे हुए दिखाया गया है। अधिकांश जो है पुरुष मृण मूर्तियाँ निर्वस्त्र हैं और कुछ मूर्तियों को तंग टोपी पहने हुए दिखाया गया है और मोहनजोदड़ो से घुटने के बल चलते हुए
बच्चों की 2 मृत मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है। घुटने के बल यानी घुरकते हुए 2 बच्चों की मृत मूर्तियां जो है प्राप्त हुई है। और हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो से सांचे में ढालकर जो है सींग युक्त मुखौटे भी प्राप्त हुए हैं। मानव मृत मूर्तियों की तुलना में पशु मृत मूर्तियां जो है वो अधिक मिला है, यानी मानव का जो मृत मूर्तियां हैं उससे जो ज़्यादा है वो पशु की बनी हुई मृत मूर्तियां सर्वाधिक मात्रा में प्राप्त हुआ है। और स्त्री और पुरुष की बात करें तो स्त्री का जो है यानी नारी जो मृत मूर्तियां हैं वो सर्वाधिक मात्रा में यहाँ से प्राप्त हुए हैं। पशु मृत मूर्तियों में सर्वाधिक संख्या में बिना कोबर वाले बैल की मृत मूर्तियां मिली है, यानी बिना कोबर वाले बैल। अभी के जो बैल हम लोग देखते हैं उसमें कोबर होता है, लेकिन इस समय यानी सिंधु सभ्यता में जो बैल का मृत मूर्तियां मिली है उसमें कोबर नहीं दिखाया गया है। दूसरे स्थान पर कुबर वाला बैल है और अन्य पशुओं में गैंडा महिष, भैंस के जैसा ही था, बाघ, हाथी, सूअर, रीछ, बंदर, खरगोश, कुत्ता, बिल्ली। एक बार तो फ्रेंड्स बीपीएससी 70 या फिर 69 एग्जैक्ट हमें पता नहीं है, बट पूछा गया था कि सिंधु सभ्यता में किस चीज़ का जो है चित्र नहीं है अंकित, तो बाघ, हाथी, सूअर और गाय भी दिया हुआ था, तो उसका राइट आंसर गाय हो गया था। और यहाँ से शेर का भी चित्र नहीं मिला है फ्रेंड, ध्यान दीजिएगा शेर का। आदि तथा अनेक पक्षियों की मृत मूर्तियां मिली है, पक्षी का भी मृत मूर्तियां यहाँ से मिली है। नेक्स्ट हम अब अगला पॉइंट पे आ गए हैं। मूर्तियां 3 प्रकार की जो थी हमने उसे कंप्लीट कर लिया। अब हम सैंधव लिपि यानी कि उस समय में किस प्रकार का लिपि था और किस प्रकार का भाषा था, किस प्रकार से लोग बातें करते थे एक दूसरे से, इस पे हम अब चर्चा करने वाले हैं। फ्रेंड्स क्लास अच्छा लग रहा हो, समझ में आ रहा हो, थोड़ा ये लेंथी चैप्टर ही है फ्रेंड्स, तो आप लोग पढ़ें ज़रूर क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं इसीलिए। तो अगर आपको अच्छा लग रहा हो क्लास तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सैंधव लिपि सैंधव लिपि जो है अधिकांशतः मुहर पर अंकित है और सैंधव लिपि का जो सर्वाधिक साक्ष्य हैं वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। सैंधव लिपि में सामान्यतः 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त होते रहे होंगे, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है। वहाँ के जो वैज्ञानिक पुरातत्वविद है वो अनुमान लगा के ही फ्रेंड्स बातें करते हैं। तो 400 से 250 अक्षर प्रयुक्त होते रहे होंगे यहाँ पे, इसीलिए लिखा गया है। सैंधव ऐसे आपको समझा देते हैं, जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं, मान लीजिए भूकंप आ गया, तूफान आ गया, सब तहस नहस हो गया, हम लोग ढक गए, नीचे चले गए। और अगर बाद में कई वर्षों के बाद अगर यहाँ पे कोई कुछ खोज होता है या फिर खुदाई होती है, मान लीजिए आपका मोबाइल मिल गया, मान लीजिए आपका चश्मा मिल गया, तो वो लोग अंदाज ही लगा सकते हैं कि हो सकता है उस समय में ये कोई वस्तु इस प्रकार की होगी। तो इसीलिए यहाँ भी अंदाज़ा ही लगाया गया है साक्ष्य जो यहाँ पे मिले हैं उसके आधार पे, कन्फर्म कुछ भी नहीं होता है फ्रेंड्स। सैंधव लिपि मुख्य रूप से चित्रात्मक एवं भाव चित्रात्मक है। चित्रात्मक यानी चित्र इस प्रकार से बनाया हुआ है फ्रेंड्स,
ऐसे मतलब कुछ बना हुआ है, मतलब अक्षर लिखा हुआ नहीं है। भाव चित्रात्मक और चित्रात्मक है, जो कि आज तक पढ़ा नहीं गया है फ्रेंड्स, और इसीलिए सिंधु सभ्यता को अर्ध ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। लिपियों में सर्वाधिक अंकन जो है अंग्रेजी अक्षर यू चिन्ह का है। सैंधव लिपि की दिशा जो है वो दाएं से बाएं है। हम लोग कैसे लिखते हैं, बाएं से दाएं, और सैंधव लिपि कैसी है तो दाएं से बाएं, दाएं से बाएं। इधर बायां है फ्रेंड्स, जिस टाइप से हम बैठे हुए पढ़ा रहे हैं, तो हम लोग लिखते जैसे आम लिखना होता है तो हम लिखते हैं बायां से दायां, और ये लोग जो लिखते थे वो दायां से बायां लिखते थे, इस प्रकार से। सैंधव स्थलों से ब्रुष्टोफेदन लिपि के भी साक्ष्य मिले हैं। इसमें दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं एवं दाएं से बाएं लिखा जाता है। हाल ही में कुछ विद्वानों ने कंप्यूटर द्वारा सैंधव लिपि पढ़ने का जो है दावा किया है। हमने करंट पॉइंट को भी इसमें जोड़ दिया है फ्रेंड्स। अब हम जो आपका लिपि था फ्रेंड्स वो कंप्लीट हो गया। यहाँ सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो चित्रात्मक या फिर भाव चित्रात्मक, और अभी तक पढ़ा नहीं गया है, ये इसकी विशेषता थी। और किस प्रकार से लिखा जाता था, तो दाएं से बाएं। ये 3 पॉइंट भाषा के बारे में आप लोग याद रखिएगा। सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं तकनीक, क्या अभी जो हमारे यहाँ विज्ञान एवं तकनीक या फिर अभी जो गवर्नमेंट है वो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे जोर दे रहे हैं, तो क्या उस समय भी साइंस एवं टेक्नोलॉजी था? तो चलिए हम देखते हैं कि उस समय क्या था। सिंधु सभ्यता में विज्ञान एवं तकनीक यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो सैंधववासी कृषि तकनीक में भी अग्रणी थे और खेतों की जुताई के लिए हल का प्रयोग करते थे, और बनावली से खिलौने के रूप में मिट्टी का बना हुआ हल प्राप्त हुआ है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। फिर जिस चीज़ पर भी अंडरलाइन किया हुआ है वो क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। और चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। साइंस एंड टेक्नोलॉजी होता क्या है? मान लीजिए कोई कार्य है और हम हाथों से कर रहे हैं तो उतना जल्दी नहीं हो पाएगा जितना जल्दी कि हम कोई तकनीक का प्रयोग कर लें, तो उसे ही साइंस टेक्नोलॉजी कहा जाता है सीधे शब्दों में। तो मिट्टी का हल का प्रयोग करते थे तो उस समय में ये टेक्नोलॉजी ही हो गया, तकनीक ही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सैंधववासी जो थे बीज बोने के यंत्र का प्रयोग करते थे। आप देख सकते हैं यहाँ पे यंत्र, यानी उस समय भी साइंस टेक्नोलॉजी था। तो बीज बोने के लिए यंत्र का प्रयोग करते थे। लोथल से प्राप्त मिट्टी की एक प्लेट में बीज बोने के यंत्र का चित्रण मिलता है। चित्र फ्रेंड्स हम लोग तभी बना पाते हैं जब हम कुछ चीज़ों को देखते हैं, तभी बिना देखे हुए हम चित्र कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो इसी से अंदाज़ा लगाया गया है कि उस समय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी था। बीज बोने का यंत्र का जो है चित्र मिलता है। सैंधववासी विभिन्न फसलों एवं विभिन्न प्रजाति के अनाजों का उत्पादन करते थे, और विश्व में सर्वप्रथम जो है कपास का जो उत्पादन का साक्ष्य मिला है वो सैंधववासियों ने किया है,
विश्व में सर्वप्रथम कपास का उत्पादन सैंधव ने ही किया है। ध्यान दीजिएगा, भारत की बातें नहीं हो रही है, पूरे विश्व की बातें की जा रही है यहाँ पे। एल बासम के शब्दों में रुई उत्पादन एवं उसके उपयोग का तकनीक। चलते हैं नेक्स्ट नीचे। तकनीक ज्ञान जो है विश्व को हड़प्पा सभ्यता की देन है। सैंधव वासियों का जो प्रमुख उद्योग था वो वस्त्र उद्योग था, आज भी है। आज भी सर्वाधिक जो लोग श्रम के कार्य में लगे हुए हैं वो कृषि नहीं फ्रेंड, वस्त्र उद्योग में ही लगे हुए हैं। लगभग प्रत्येक घर से कताई बुनाई के लिए 2-3 छेद वाले जो है तुकिए प्राप्त हुए हैं। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। आप लोग पहले क्लास नहीं देखे फ्रेंड्स, तो आप लोग 3 क्लास जरूर देख लीजिएगा। उसमें बहुत सारी बातें जो है बताई गई है। कौन सी शहर किस नदी के किनारे है और कौन से शहर से क्या क्या प्राप्त हुए हैं, वहाँ से क्वेश्चन पीटी में बनता है फ्रेंड्स। ये तो मेंस के हिसाब से है, या फिर पीटी में भी सब्जेक्टिव टाइप का अब क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। तो आप लोग जो भी पढ़े फ्रेंड्स पूरी कंप्लीट पढ़े। सिंधु सभ्यता जो उतने विस्तार में थे और उतना विकसित था, यानी उस समय जो था फ्रेंड्स शहरी व्यवस्था थी, तो उसका पतन कैसे हो गया, कैसे जो हैं वो विलुप्त हो गए, हम उसी पे चर्चा करने वाले हैं। सिंधु सभ्यता का पतन का कारण। सिंधु सभ्यता बहुत ही विस्तृत यानी विस्तार क्षेत्र में फैला नगरीय सभ्यता थी। सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग भौगोलिक स्थिति थी, अतः भिन्न भिन्न भौगोलिक क्षेत्रों वाली इस सभ्यता का पतन किसी एक कारण से हुआ हो नितांत असंभव है, यानी किसी भी एक कारण से इसका पतन नहीं हो सकता है, असंभव है फ्रेंड्स। अतः सिंधु सभ्यता के अलग अलग क्षेत्रों के पतन अलग अलग कारण रहे होंगे। विद्वानों ने सिंधु सभ्यता के पतन के लिए अलग अलग कारणों को अलग अलग क्षेत्रों के लिए बताया गया है। यानी कि सिंधु सभ्यता का पतन किसी एक कारण से तो नहीं हो सकता है, इनके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि कोई छोटा मोटा शहर तो था नहीं कि एक बाढ़ आया समाप्त हो गया, भूकंप आया समाप्त हो गया। तो इनके कई कारण हो सकते हैं। बाढ़। इस मत के समर्थक विद्वान मार्शल उस समय के विद्वान थे। मैके एवं SR राव। मार्शल ने मोहनजोदड़ो, मैके ने चनहुदरो के विनाश का जो कारण बताया है वो बाढ़ को बताया है। SR राव ने लोथल नगर के पतन का जो कारण बताया है वो भोगवा नदी में आए बाढ़ को बताया है। सब अपने अपने तरीके से, अपने अपने रिसर्च के तरीके से अपना अपना जो है सिद्धांत पेश किया है। एग्जैक्ट किसी को पता नहीं है फ्रेंड्स। और देखते हैं सरकार ने किसे मान्यता दी है। एक मिनट फ्रेंड्स, पहले हम देख लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है वो कहाँ तक है। तो फ्रेंड्स ये बीच वाला जानकारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले हम पतन का कारणों को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम इस पे आएंगे। ये पता नहीं फ्रेंड्स, एक मिनट देखने दीजिए।
यहाँ से जो है फ्रेंड्स वैदिक काल का चैप्टर आ गया है। हमने यहाँ तक कंप्लीट किया है फ्रेंड्स क्लास को। बाढ़ अंतिम पतन तक ही था। अब हम चलते हैं इस पॉइंट पे। इसमें क्या है महत्वपूर्ण तथ्य इसमें है, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। सिंधु सभ्यता, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स, यानी सभी चीज़ जो आपने पढ़ा है उसका सार है। सिंधु सभ्यता अर्ध ऐतिहासिक काल से संबंधित है। हमने बोला था इसे अर्ध ऐतिहासिक काल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय की जो भाषा है वो आज तक भी पढ़ा नहीं गया है, इसीलिए इसे अर्ध ऐतिहासिक काल में रखा गया है। ऐतिहासिक काल हम उसे कहते हैं जहाँ से हमें भाषा लिपि पढ़ सकते हैं, उसे हम ऐतिहासिक काल कहते हैं। चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम 1826 में हड़प्पा के टीले की जानकारी दी थी। सर्वप्रथम चार्ल्स मैसन ने हड़प्पा के टीले की जानकारी दी थी 1826 में, क्योंकि सर्वप्रथम जो खोज हुआ था फ्रेंड्स वो हड़प्पा का ही हुआ था, इसीलिए हम इस सभ्यता को यानी सिंधु घाटी सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सिंधु सभ्यता का आकार जो है त्रिभुजाकार था। हमने बताया भी था उत्तर में मांडा इस प्रकार था फ्रेंड्स, यहाँ मांडा था और इधर आलमगीरपुर था, इधर दायमाबाद था और एक तरफ। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है फ्रेंड्स किस प्रकार का था, तो त्रिभुजाकार था। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा जो है पुरास्थल, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल गनबेरी वाला है, जो कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हगरा नदी के तट पर स्थित है। पंजाब जो है फ्रेंड्स भारत में भी है और पाकिस्तान में भी है। तो ये कैसे हो सकता है, तो ये हो सकता है जब भारत और पाकिस्तान एक ही था और जब इसका 1947 में बंटवारा हुआ था फ्रेंड्स, तो आधा पाकिस्तान आधा पंजाब जो है इधर चला गया था, यानी कि पश्चिमी पंजाब, और जो पूर्वी पंजाब था वो भारत में रह गया था। तो पंजाब प्रांत में हकरा नदी के तट पर जो है सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल गनबेरी वाला ही है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के सर्वाधिक पुरास्थल सरस्वती घाटी में मिले हैं, जो कि आज सरस्वती नदी विलुप्त हो चुकी है, यानी कि नीचे जमीन के नीचे बहती है। हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा से प्राप्त कब्रिस्तान कुल 37 जिसे कि नाम धर दिया गया है फ्रेंड्स, 837 प्राप्त हुई है। इसे 837 के नाम से भी जाना जाता है। तो हमें पूछा गया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 837 नाम का जो मिला है कब्रें वो कहाँ से मिला है, तो वो हड़प्पा से मिला है। चलते हैं नेक्स्ट। मोहनजोदड़ो से अभी तक कोई कब्रिस्तान नहीं मिला है। हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा से 18 वृत्ताकार चबूतरे प्राप्त हुए हैं, जिनके मध्य में गड्ढे हैं और इन गड्ढों में जले हुए गेहूं और जौ के प्रमाण मिले हैं। तो हड़प्पा से फ्रेंड ध्यान रखिएगा, जले हुए गेहूं और जौ, ये सारे जो हम बता रहे हैं पॉइंट फ्रेंड्स MCQ ही बनता है इससे। और जब आप इसे पढ़ लेंगे एक बार 4 क्लास को, तो आप MCQ लगा कर देखिएगा, आपसे सारे क्वेश्चन जो है बनने लगेंगे। तो गड्ढों में जो है
जले हुए गेहूं और जौ का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट। हड़प्पा से मजदूर के रहने के लिए बैरक मिली है, जिसमें कि 15 कमरे बने हुए हैं। लोथल में मकानों के दरवाजे जो हैं मुख्य सड़क पर खुलते थे। हमने इसके बारे में विस्तार में बताए हैं चैप्टर, यानी कि जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था उसके फर्स्ट लेक्चर में, कि जो लोथल एकमात्र है उसका दरवाज़ा जो है मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। लेकिन जितने भी वहाँ से शहर मिले हैं, कालीबंगा और बनावली, चनहुद्रो, मोहनजोदड़ो इत्यादि का जो दरवाज़ा है फ्रेंड्स, वो सड़क के मुख्य मार्ग में नहीं खुलता था बल्कि पीछे खुलता था, ताकि घटनाएं कम हो इसीलिए। धौलावीरा। धौलावीरा एक ऐसा नगर था जो अन्य नगरों से भिन्न योजनाओं में बसाया गया था। यानी कि सभी को जो है फ्रेंड्स 2 भागों में बांटा गया था और दोहरी जो है दीवार से किला को किला बंद किया गया था। तो ये जो है उन सब का अपवाद है धौलावीरा। कालीबंगा में सड़कों एवं गलियों की चौड़ाई के मध्य एक अनुपात मिलता है। गली जो है 1.8 मीटर चौड़ी थी, तो सड़कें इसके गुणक में थी। कालीबंगा से पूर्व सैंधव संस्कृति के प्रमाण मिले हैं। यानी कालीबंगा जो है, जो राजस्थान में है फ्रेंड्स कालीबंगा, और यहाँ से सिंधु काल के पूर्व की संस्कृति का प्रमाण मिला है। यानी कि सिंधु काल से भी पहले कोई संस्कृति थी, ऐसा माना जाता है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता का समय जो है 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। ईसवी भी रहता है फ्रेंड्स ऑप्शन में, ईसा में पूछा जाता है तो ईसवी आपको नहीं लगाना है, ईसा पूर्व लगाना है। 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। धौलावीरा से उन्नत जल प्रबंधन का प्रमाण भी मिला है। धौलावीरा से सैंधव धर्म में सर्वाधिक जो पूजा होती थी वो मातृ देवी की होती थी, और मूर्ति पूजा का सर्वप्रथम प्रमाण जो है हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होता है। लेकिन आपको एक बात यहाँ पे ध्यान देनी होगी कि यहाँ से मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है। मूर्ति का तो मिला है लेकिन मंदिर का साक्ष्य नहीं मिला है, और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। चलते हैं नेक्स्ट। सैंधववासी पुरुष देवता के रूप में पशुपति शिव की पूजा करते रहे होंगे, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मुद्रा में सिंह युक्त त्रिमुखी पुरुष देवता का चित्रण है, जिसे आदि शिव की संज्ञा दी गई है। ये दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम में बन चुके हैं फ्रेंड्स। हमने आपको कई बार बताया है कि अगर सिंधु सभ्यता से क्वेश्चन बनता है फ्रेंड्स, अगर आप इस लेक्चर को ध्यानपूर्वक देखते हैं तो इससे बाहर नहीं जाएगा। लेकिन आपको इसके लिए रिवीजन और एमसीक्यू लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि यह एक बार पढ़ लेने से किसी को भी याद नहीं होता है फ्रेंड्स। सैंधववासी काल्पनिक एवं वास्तविक पशुओं की पूजा करते थे, और इनका पूजनीय पशु कुबर वाला बैल था। सिंधु सभ्यता में कुबर वाला भी मिला है अल्प मात्रा में, और बिना कुबर वाले बहुत ज़्यादा संख्या में साक्ष्य जो है मिले हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त कांसे से निर्मित नर्तकी की मूर्ति अर्ध ऑस्ट्रियोलॉयड मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है आप लोग लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि बहुत ही एफर्ट लगता है एक क्लास को बनाने में फ्रेंड्स, और आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। तो अब हम कंटिन्यू कल करेंगे। थोड़ा सा और बचा हुआ है फ्रेंड्स इसमें, बस आपका कंप्लीट हो जाएगा ये वाला, सिर्फ इतना सा
इतना सा हम करवा देंगे। उसके बाद आपको वैदिक काल शुरू कर देंगे 1500 से 600 ईस्वी। उसके बाद जो है बौद्ध, जैन धर्म इत्यादि आ जाते हैं। तो यहीं तक रहने देते हैं। थैंक यू सो मच।